2016 जब टाटा अपनी एंट्री लेवल हैचबैक टाटा टियागो को इंडिया में लॉन्च करता है, उसके बाद नेक्सॉन, हैरियर और लास्ट में सफारी जो इनके पोर्टफोलियो की सबसे महंगी गाड़ी बन जाती है। और आज 2024 जिसमें ये गाड़ी लगभग 30 से 32 लाख रुपए कॉस्ट करती है और आज 5 दिन लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा चलाने के बाद हम बात करेंगे कि इस गाड़ी में क्या मिलता है और क्या नहीं। और साथ ही हम बात करेंगे कि आज 2024 आते आते टाटा ने अपने प्रोडक्ट में कितना बदलाव किया है, क्योंकि 2020 एक टाटा हैरियर हमारे पास में भी है जो सेम सफारी के प्लेटफॉर्म पे आती है। और आज 500 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट में काफी चीजें नोटिस की है, तो एक एक करके सब चीजों की बात करते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक की। भाई ये जो गाड़ी है ये स्पेशली इसी कलर में सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, जो इसके ब्लैक क्रोम पार्ट है और साथ में छोटे छोटे गोल्डन बेजल्स जो इसमें लगे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग के आती है। और इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर शायद ही कोई गाड़ी होगी। सामने की तरफ ये DRLs, ये हेडलाइट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और स्पेशली जब आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो तो इसका जो वेलकम फंक्शन है, ये लाइट जो जल के आती है बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और रात के टाइम पे इस हेडलाइट का थ्रो बहुत ज्यादा अच्छा है। और कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स आप देखोगे जहाँ यहाँ पे क्रोम में सफारी लिखा हुआ है, तो छोटी छोटी चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है और ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इसके लुक को इनहेंस कर देते हैं। बाकी इस गाड़ी में हमें 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ और सेकंड लेवल एडास देखने को मिलता है, जिसकी प्लेसमेंट कुछ कैमरे की यहाँ पे और वहाँ पे और साइड मिरर्स पे दी हुई है। बाकी साइड में चलें तो इसमें हमें 19 इंची के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जिसकी डिजाइन कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ लोगों को आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी चलते हैं इसमें पीछे साइड में भी इसमें सफारी का लोगो देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी इसकी बैक प्रोफाइल की अगर गाड़ी की मैं बात करूं तो जैसे कि हमें आगे की तरफ कनेक्टिंग DRLs मिलती हैं, उसी तरीके से पीछे भी हमें कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो लॉक और अनलॉक बटन जैसे ही आप दबाओगे तो एक अच्छा सा आपको इसमें लाइट देखने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली रात के समय। साथ ही इस गाड़ी में हमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट देखने को मिलता है, जिसको हम यहाँ बटन दबा के भी खोल सकते हैं और साथ ही टांग घुमा के मतलब गेस्चर कंट्रोल से भी खोल सकते हैं। अब सफारी हमें 7 सीटर ऑप्शन के साथ देखने को मिलती है, तो इसमें बूट स्पेस कुछ ज्यादा रह नहीं जाता है, लेकिन अगर इन सीट को फोल्ड कर दिया जाए तो यहाँ पे बूट स्पेस भी काफी ज्यादा अच्छा बन के आ जाता है। अगर आप 4 लोग 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो और आपको बूट भी चाहिए तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जगह आपके साथ बन जाती है। अब ये सफारी है मतलब फीचर्स का पिटारा है, तो इसमें थर्ड रो में फीचर्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी हमें प्रॉपर AC वेंट्स दिए गए हैं, वहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, कप होल्डर दिए हुए हैं दोनों साइड और चार्जिंग सॉकेट भी USB-C चार्जिंग सॉकेट, USB-A चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे बराबर दिया गया है। और थर्ड रो में भी आपको इसमें प्रॉपर स्पेस देखने को मिलता है। अगर किसी की हाइट 5'5" के लगभग या 5 से कम है तो वो यहाँ पे इजीली आ सकता है, उसको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली। तो अब बूट करते हैं बंद और चलते हैं इसके इंटीरियर में, जो इस गाड़ी के सबसे खास बात है। और इस इंटीरियर के लिए भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले तो यार इसका इंटीरियर देखो, अगर आप इस प्राइस रेंज की किसी गाड़ी में बैठोगे ना तो ऐसा इंटीरियर आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही ये बड़ी सी स्क्रीन, पहले सब लोगों को शिकायत हुआ करती थी कि सफारी और हैरियर में बहुत छोटी सी स्क्रीन आती है और वो भी प्रॉपर काम नहीं करती, लेकिन ये वाली स्क्रीन बड़ी भी आ गई है और साथ में काम भी प्रॉपर करती है। और साथ ही में इसका ये सारा का सारा ड्यूअल टोन इंटीरियर, नीचे की तरफ यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ हार्ड टच। लेकिन जैसा कि हर एक गाड़ी में जिसमें व्हाइट इंटीरियर देखने को हमें मिलता है वो समय के साथ गंदा हो जाता है, तो वो शिकायत हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि थोड़े टाइम बाद ये गंदा हो जाएगा और ये मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा मांगता है। बाकी अगर इस वाले बीच वाले पैनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे के सारे AC के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स हैं, हजार्ड लाइट के कंट्रोल है, 360 डिग्री कंट्रोल है, सारे के सारे हमें यहाँ पे टच में देखने को मिलते हैं, जो एक अपने आप में छोटी सी एक कमी भी है, क्योंकि कम से कम हजार्ड लाइट वाला ऑप्शन तो आपको एक फिजिकल बटन में डालना चाहिए था, तो ये एक छोटी सी कमी निकल के आती है। बाकी इसमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें 360 डिग्री कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है, साथ ही में बूट को यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके फॉग लाइट के कंट्रोल दिए हुए हैं। भाई जो स्टार्टिंग में गाड़ी लेता है ना उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ये चीज होती है कि फॉग लाइट का बटन यहाँ पे कहाँ है। मैंने जिस दिन नेक्सॉन ली थी ना, मैंने रात को 4 घंटे बैठ के उसमें फॉग लाइट वाला बटन ढूंढा था, तब जाके मुझे फॉग लाइट वाला बटन मिला था। और पापा ने तो ये भी बोल दिया था कि इसमें फॉग लाइट वाला बटन आता ही नहीं है, तो यहाँ पे आता है ये सारी चीजें। बाकी इस गाड़ी में हमें फीचर्स की और कंफर्ट की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। इस गाड़ी में हमें चारों रो पे वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाती है। आगे की जो ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट है उसमें हमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, और साथ ही इस सीट को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इस मोड को बोलते हैं बॉस मोड, की
कि यहाँ पे पीछे बैठने वाला बंदा होगा बॉस, और इस सीट को वो पीछे ही अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। जितना चाहे वो आगे कर सकता है, जितना चाहे वो पीछे कर सकता है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसमें कुछ मोड दिए हुए हैं, ट्रेन मोड, नॉर्मल है, वेट मोड है, सेंड मोड है। और आगे की तरफ हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है और 2 चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑटो होल्ड प्लस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जिसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और सेम टाइम 2 चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। अब अगर फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो भाई इसके हम म्यूजिक सिस्टम और एम्बिएंट लाइट को कैसे भूल सकते हैं। इसमें हमें 10 स्पीकर वाला JBL का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप उसको कम वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो आपको एक भरपूर मजा देगा वो। और साथ ही में एम्बिएंट लाइट, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट यहाँ पे भी देखने को मिलती है, सनरूफ में देखने को मिलती है। और साथ में डोर हैंडल में जो मूड लाइट का काम भी करते हैं। मूड लाइट बेसिकली होता ये है कि जब गाने बजते हैं तो उसके बेस के अकॉर्डिंग वो लाइट ब्लिंक करती हैं, तो वो रात के समय देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही अगर ये बीच वाले अगर पैनल की बात करूँ ना, तो टाटा में ये बहुत ज्यादा सुंदर देखने को मिलता है। ये सेम हमें नेक्सॉन में स्टार्टिंग में देखने को मिला था, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है ये। भाई 2 फीचर्स बताता हूँ और एक आध फीचर्स और निकल के आ जाते हैं। ऐसे पोल्यूटेड माहौल में इस गाड़ी में हमें एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जहाँ पे इस वक्त दिल्ली का जो AQI है वो लगभग 450 से 500 इस वक्त चल रहा है, वहाँ पे गाड़ी का AQI हमें 23, मतलब कितनी शुद्ध हवा ये दे रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ फीचर्स भी हमें इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये फीचर्स हमें टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिलता है और भी काफी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये अपने आप में काफी अच्छी चीज है। साथ ही इस गाड़ी में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। पुरानी गाड़ी में हमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता था, जो लो स्पीड और सिटी में भाई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली चीज थी। लेकिन ये वाला स्टीयरिंग व्हील एक छोटी वाली अंगुली से घूम जाता है, जो अपने आप में एक काफी अच्छी चीज है। साथ ही 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, अगर टाटा का लोगो यहाँ पे छुपा दिया जाए तो ऐसे लगता ही नहीं है कि ये टाटा की गाड़ी है। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और लग्जूरियस कोई गाड़ी लगती है। बाकी यहाँ पे इल्यूमिनेट होके आता है टाटा का लोगो, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वक्त आ गया हूँ मैं इसकी सेकंड रो पे। भाई आगे से ज्यादा तो इसकी सेकंड रो पे मजा आता है। प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए आपको यहाँ पे कर्टन्स देखने को मिल जाते हैं, अगर धूप वूप आ रही हो तो भी प्रॉपर काम करते हैं। और फीचर्स भी भरपूर देखने को मिलते हैं। अगर कोई खड्डा वड्डा भी आ रहा है ना, तो सस्पेंशन आपको वो फील करवाएंगे कि हाँ किसी लग्जरी गाड़ी में आप बैठे हो। हर एक बड़े छोटे गड्ढे को ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। अब जैसे मैंने फीचर्स की बात की, तो सेकंड रो में भी हमें फीचर्स की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है, साथ ही मैं सीट को रिक्लाइन कर सकता हूँ अच्छा खासा। और अगर मुझे रेस्ट करना हुआ तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा और उसके बाद मेरे प्रॉपर सर को ये होल्ड करके रखता है, मतलब गिरेगा नहीं और ना ही ये वापस से रिलीज होगा जब तक आप इसे हाथ से नहीं कर देते। और ऊपर की तरफ ये पेनोरामिक सनरूफ, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लगभग ये 60 से 70% छत का हिस्सा खुल जाता है ऊपर से, तो ये रात के समय काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और इस सीट को तो मैं यहाँ पीछे से एडजस्ट कर ही सकता हूँ। और दरवाजे में भी हमें यहाँ पे छोटे छोटे कुछ स्पेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर फोन वगैरह कुछ रख सकते हैं, और साथ ही 2 बोतल होल्डर, जिसमें एक हम छोटी वाली कुछ बोतल रख सकते हैं और एक बड़ी वाली। और पीछे की तरफ हमें चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो एक USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और एक A टाइप। तो चलो जी अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, कि किस तरीके की इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है। इस गाड़ी में हमें 2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो हमें बहुत सी गाड़ियां जैसे जीप कंपास हो गई, टाटा की सफारी हो गई, हैरियर हो गई, इन सब गाड़ियों में देखने को मिलता है। बस इस इंजन की ट्यूनिंग हर एक गाड़ी में अलग अलग है। साथ ही अगर इस इंजन की मैं पहले की बात करूं तो ये इंजन काफी ज्यादा वाइब्रेशन किया करता था, अंदर केबिन के अंदर नॉइस बहुत ज्यादा आया करती थी। लेकिन जिस तरीके से इस गाड़ी को मैं पिछले 5 दिनों से चला रहा हूं, तो महसूस कर पा रहा हूं कि इस गाड़ी में किसी भी तरीके का वाइब्रेशन और केबिन नॉइस बिल्कुल भी खत्म हो गई है, वो आती ही नहीं है। तो इस मायने में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है टाटा ने। लेकिन एक कमी जो मुझे टाटा हैरियर और सफारी में लगती है कि इनमें हमें पेट्रोल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अब हर बायर्स की इतनी ज्यादा रनिंग नहीं होती कि वो डीजल इंजन अफोर्ड कर पाए, उसको लें। हर कोई चाहता है कि अगर किसी की रनिंग कम हो तो वो एक पेट्रोल इंजन पे शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे उसको माइलेज भी ठीक ठाक सा मिल जाए और पैसे भी उसके ज्यादा वेस्ट ना हो। तो वहां पे मुझे लगता है कि उस तरीके के कस्टमर्स टाटा और सफारी से कट होके वो XUV 700 जैसी गाड़ियों पे शिफ्ट होते हैं। तो वो एक लूज होल है टाटा का कि यहाँ पे इस गाड़ियों में हमें पेट्रोल इंजन नहीं देखने को मिलता डीजल के साथ। बाकी हमें सोर्सेज से पता लगा है कि टाटा अपने पेट्रोल इंजन पे भी काम कर रहा है, जो हमें काफी जल्दी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। शायद तक 2025 या 2025 एंड तक हमें मार्केट में वो देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक अपने आप में एक खुशी वाली बात है। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की इस गाड़ी की हम बात करें तो इसमें हमें 360 डिग्री कैमरा, सेकंड लेवल एडास, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और साथ एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते। बाकी अभी इस गाड़ी में एक अपडेट आया है जिसमें जो फीचर्स हमें
सेकंड लेवल एडास में मिसिंग देखने को मिलते थे, वो भी अब उस अपडेट के जरिए हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि टाटा के पोर्टफोलियो की ये सबसे महंगी गाड़ी आखिर दिखती कैसी है, किस तरीके के फीचर्स हैं, किस तरीके का कंफर्ट है और किस तरीके का माइलेज देखने को मिलता है और किन किन को ये गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो जिसको एक तगड़ा सा लुक चाहिए, अच्छा खासा माइलेज चाहिए, फीचर्स भर भर के चाहिए और 5 लोगों के लिए कंफर्ट भी अच्छा खासा चाहिए, तो ये वाली गाड़ी आप आंख बंद करके ले सकते हो। सिएरा भी लॉन्च होने वाली है जिसको हम जल्दी ही कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।